हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। आज हमारे साथ इस लाइव सेशन में हैं रमन। बट एक्चुअली आपके स्क्रीन पे नाम दिख रहा होगा अभिवादन मिश्रा। तो मैं थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा दूं, ये हमारे बैचमेट रहे हैं अभिवादन। तो उनके ही मोबाइल से जुड़े हुए हमारे साथ आज रमन। इन्होंने अभी इस साल 2024 में COQP 11 में अपीयर हुए थे ये, और इनका अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा रमन। इनके थे 243 मार्क्स एंड नाउ ही इज bona fide स्टूडेंट ऑफ DU LLB। करंटली अभी ये DU से अपनी LLB परस्यू कर रहे हैं। बट इसके पहले अभी कुछ ही समय पहले इन्होंने विड्रॉ कराया है BHU से भी। BHU LLB में भी इनका एडमिशन हुआ था, और एडमिशन ही नहीं हुआ था सिर्फ, इनका जो लिस्ट आई थी उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे नाम भी था रमन कुमार। अगर मैं रमन सही हूं तो यही आपकी कंडीशन थी, और यही आपके बारे में आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरे तरफ से। बाकी नाउ ओवर टू यू रमन, आप एक बार अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम आज के इस सेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। आदित्य भैया, मेरा नाम रमन है। मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का रहने वाला हूँ। मेरी ग्रेजुएशन भी वही भदोही जिले के KMPG कॉलेज से हुई है। और इसके बाद ट्वेल्थ के बाद ही जब मैंने ट्वेल्थ किया था तो मुझे था कि मेरे मन में कि LLB लॉ परस्यू करना है। लेकिन उस समय मेरे पास न रिसोर्सेज थे, न जानकारी थी कि कैसे एडमिशन लिया जाए, BHU या DU में कहीं भी। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि कहीं न कहीं से ग्रेजुएशन कर लेते हैं। और फाइनली ग्रेजुएशन के दौरान मैंने पता किया कि कैसे क्या होता है। फिर आपके चैनल से भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और फाइनली मैंने एग्ज़ाम दिया और हो गया मेरा एडमिशन। थैंक यू रमन, आपने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। रमन ने जैसा कि बताया कि इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो भदोही से हुआ है। भदोही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ईस्टर्न यूपी में, आपको पता होगा, बनारस के बगल में। एक बात यहीं से इंस्पायरिंग स्टार्ट होती है स्टोरी इनकी, कि इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है वो एक अपने गांव के डिग्री कॉलेज से बोले या फिर अपने शहर के डिग्री कॉलेज से इन्होंने किया हुआ है। अब ऐसा नहीं था कि इनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े या फिर कहीं और से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो इस पूरे सेशन में हम ये चीजें देख रहे होंगे कि क्या कुछ सीख सकते हैं आज हम इनके इंटरेक्शन के साथ। बिकॉज हमारे इस पूरे गूगल मीट के इंटरेक्शन का, या फिर जब आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस इंटरेक्शन का यही पर्पज है कि आप इससे कुछ न कुछ सीख पाइए। बिकॉज एवरीवन हैज हिज और हर ओन स्ट्रगल एंड स्टोरीज। सबके अपनी स्टोरीज होती हैं और स्ट्रगल्स होते हैं, और हर एक स्टोरी से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो एक तो सीख अब यही मिलती है, जो एक बार बार क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है कि क्या ग्रेजुएशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हुआ है तभी हम जो है वो DU LLB या फिर BHU LLB में पढ़ पाएंगे या फिर क्रैक कर पाएंगे। तो गांव से भी अगर आपने डिग्री ली हुई है अपनी UG की, तो आप बहुत आसानी से जो है वो DU LLB या फिर BHU LLB में आके एडमिशन लेकर के और पढ़ाई कर सकते हैं। आगे अगर चले तो रमन, आपको भी पता होगा और जो लोग अभी देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि जो एडमिशन हुआ है वो COQP 11 के मार्क्स के बेसिस पे हुआ। और इस साल इन 2024 में जो एग्जाम हुआ था वो इट वाज ऑफ 300 मार्क्स, 300 नंबर के आपके एग्जाम हुए थे, और उसमें आपने 243 स्कोर किया था, विच इज अ वेरी डिसेंट मार्क्स। बहुत अच्छे नंबर हैं, ऑलमोस्ट 81% है। थोड़ा सा मैथ्स का कैलकुलेशन मेरा वीक है, आप करेक्ट कर दीजिए, बट मुझे लग रहा है मैं सही कह रहा हूँ, 81% मार्क्स होंगे। तो ये पूरी आपकी जो है वो मार्क्स थी, और ये इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे आपने पढ़ा था, व्हाट वाज द रोल ऑफ PYQs एंड ऑल। तो हम स्टार्ट करते हैं कि रमन, पहले PYQs का क्या रोल रहा, इससे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप ब्रीफ में बताते रहिएगा और फिर हम उसको आगे जैसे होगा आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो PYQs के रोल क्या थे आपके एग्जाम में? जी, देखिए, अगर आप मुझे तो इतना पता था कि अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप एक बार एनालाइज़ ज़रूर कर लीजिए कि पिछले जो पेपर हो चुके हैं उसमें क्वेश्चन आते कैसे थे। तो मैंने भी ये सोचा कि देखता हूँ आगे COPPG हो कितनी बार जा रहा है। तो मुझे पता चला कि ये अभी ज़्यादा बार कंडक्ट नहीं हुए एग्ज़ाम, बस 1 या 2 बार हुआ है। तो मैंने ट्राई किया कि कहीं से मुझे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मिल जाए। तो मैंने सर्च किया काफ़ी, मतलब जो NTA की वेबसाइट होती है वहाँ भी सर्च किया, पर वहाँ से मुझे नहीं मिला। YT में मैंने सर्च किया तो वहाँ से एक चैनल था, वहाँ से मुझे मिल गया था। मैंने सारे क्वेश्चन को एनालाइज़ किया और अच्छे से, उसके बाद सिलेबस पहले से ही मैंने वेबसाइट से निकाल के सारा लिख के रखा था। इसी हिसाब से मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको पढ़ना चालू किया और उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिया मैंने। तो रमन ने बताया कि लाइक PYQs देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, चाहे वो COQP 11 हो या फिर COT PG या UG का कोई भी एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम हो,
सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र होता है हमारे पास, वो होता है पीवाईक्यूज। एटलीस्ट एक ही साल 2 साल का जो भी अवेलेबल है उसको आप देख के जाइए। रमन ने बताया कि बहुत सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है, बट जब आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास 2024, 2003 एंड 2002 के जो पीवाईक्यूज हैं वो अवेलेबल हैं, और उसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड भी कर दिया हुआ है। वो आपको बहुत इजीली मिल भी जाएगा। तो अब आपके पास एटलीस्ट 3 साल के पेपर होंगे, तो आपको कुछ न कुछ आइडिया लग जाएगा कि व्हाट विल बी द लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं सीयूपीपी 11 जनरल पेपर की। आगे अगर बढ़े रमन, आपको पता होगा कि इस साल जो क्वेश्चंस थे वो 75 क्वेश्चंस थे। आपने मैथ्स, रीजनिंग और उसके बाद से जीके, जीएस, फिर कंप्यूटर, फिर लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कुछ चूज किया होगा ऑफ कोर्स। तो इनमें से अगर हम मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करी, या फिर अगर आपने कुछ और अटेम्प्ट अपनाया होगा या कोई और तरीका भी आपका हो सकता है, लेकिन आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स बोले उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए मैथ्स? आपके व्यूज क्या है इस पर? जैसे अगर मेरी बात की जाए तो मैंने तो सारी तैयारी यूट्यूब से ही की थी, क्योंकि अभी अभी के टाइम पे देखा जाए तो यूट्यूब पे सारा मटेरियल अवेलेबल है। आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा पैसे दे के बैच लेने की या फिर कोचिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मतलब ठीक है, आप में अगर है थोड़ा डेडिकेशन है ना, तो आप यूट्यूब से ही पढ़ के सारी चीज़ें कर सकते हो। क्या करना है, मैं क्या करता था, मैंने सारे सिलेबस लिख के रखे थे जो टॉपिक में मुझे पता है। मैं बस सर्च करता यूट्यूब से, बहुत सारे ऑप्शन होते थे मेरे पास, मैं सारी वीडियोस देखता था जो मुझे अच्छा लगता था, जिससे मैं पढ़ के नोट्स बना के उसको प्रैक्टिस किया करता था। तो रमन का ये कहना है कि अगर आप बहुत डेडिकेटेड हैं, थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। लाइक इसके पहले भी हमारे कुछ सेशंस हुए, उनमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने हमें यही बताया कि आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो रमन, वी आर वेरी मच ओपन। हम ऐसा नहीं कि हमारा भी खुद का एक यूट्यूब चैनल है तो हम किसी चैनल को सजेस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं। अगर आप विलिंगली चाहते हैं किसी चैनल को सजेस्ट करना या फिर कहीं से आपने प्रिपेयर किया हुआ था मैथमेटिक्स, तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज कोई बुक्स अगर हो तो वो भी आप बता सकते हैं। जी, वो तो मैं बता दूँगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर किसी को भी सीयूईटी किसी जो को कॉमन क्वेश्चन पेपर 11 है या फिर जो भी सीयूईटी का पेपर है, अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है, कोई भी ज़ाहिर-सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, डाउट होता है। मेरे मेरे पास तो पता है कितने डाउट थे। रोज़ जब रजिस्ट्रेशन किया था तो रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम होता था, कोई क्वेरी आ जाती थी। कुछ पता ही नहीं होता था, फिर मैं आपसे कंसल्ट करता था, आपको मैसेज करता था, आप लोग बता देते थे मुझे। तो अगर किसी को मतलब चाहिए, वाक़ई में हेल्प चाहिए ना सीयूईटी की रिगार्डिंग, तो वेदांतु को तो एकदम मतलब फॉलो करना ही चाहिए। अ, ये तो ठीक है, मतलब रमन आपने जो भी बताया, बट हमारा ये कंसर्न था कि कोई बुक आपने जो रेफर करी हो, अगर आप उसको कुछ बताना चाहें, लाइक आर एस अग्रवाल या बहुत सारे बुक्स हैं ऐसी जिसको आपने रेफर किया हो कभी। एक्चुअली भैया क्या है ना कि मतलब बुक से मुझे थोड़ा पढ़ने में उतना मेरा मन लगता है भी नहीं, मुझे उतना समझ में नहीं आता। मैंने क्या किया था ना, यूट्यूब पे एक दीपक भाटी और एक राहुल तुलसिया करके सर है, वो लोग एसएससी लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है? तो उनको मतलब उनके जो मैथ का जो उनका कोर्स है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन वो उन लोग का यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। वो एसएससी या फिर जो भी हो, उस लेवल का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपके मतलब फिर मुझे नहीं लगता कि आपके कोई क्वेश्चन गलत जाने वाले हैं। अगर आप एसएससी के लेवल की मैथ की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो कहीं न कहीं अगर बहुत ब्रीफली बात करें तो रमन का ये कहना है कि अगर आप एसएससी लेवल का प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिन्होंने बताया 1-2 टीचर्स का नाम, कहीं न कहीं आप ऐसा समझ के रखिए 10th-12th के लेवल का अगर आप एसएससी एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल लेवल का अगर मैथ्स आप तैयार कर लेते हैं। तो एसएससी के किसी भी लेवल के अगर एग्जाम के आप मैथ की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आपसे मतलब ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन मैथ के बन जाएगा। तो ऐसा भी नहीं कि सीजन लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, बेसिक लेवल की प्रिपरेशन एमटीएस, सीएचएसएल, एमटीएस। एमटीएस तक पर्याप्त हो जाएगा। तो ये हाँ मैथ्स की बस, बात रही, रीजनिंग के लिए। बाकी एक दो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा मतलब घुमाने वाले, लेकिन उसमें कोई ज्यादा आपको पढ़ना नहीं, आपको सारे क्वेश्चन जितना करना है जितने में आपका एडमिशन हो जाए। बाकी अगर हम आगे बढ़े रमन, तो रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग आपने कहाँ से, यही सेम फंडा चलेगा या फिर कुछ और भी था? नहीं, रीजनिंग के लिए इतना, रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। वो एक बुक आती है, उसका बुक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, पतली सी बुक आती है एलियन की, आर के झा नाम है क्या शायद, उसी बुक से मैंने प्रिपरेशन की थी, हो गया था उसमें से। तो ये एक बुक है, आप लोग जो भी सुन रहे होंगे वो एक बार देख लीजिएगा। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है जहां तक आप बता रहे हैं। हाँ,
शायद नाम मुझे याद आ रहेगा, पतली सी बुक होती है, उसमें सारे टॉपिक कवर्ड है। पुरानी बुक है काफ़ी, लेकिन फिर भी आज के भी टाइम में रिलेवेंट है बुक, ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार है। बाकी आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। रीजनिंग में सारे सारे टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको नहीं समझ आते, बस उनको आप एक बार क्लियर कर लीजिए, बाकी रीजनिंग इतना आता है। तो रीजनिंग के बारे में ये सीन रहा है, बाकी जीके जीएस के लिए आपने क्या किया था रमन? क्योंकि होता क्या ना कि अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होती हैं। रीजनिंग कहाँ से करें, मैथ्स कहाँ से करें? उनको लगता है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, और ये करते करते वो कर कुछ नहीं पाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग एटलीस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये एक आइडिया लग जाए कि जीके जीएस कहाँ से करना है, रीजनिंग कहाँ से करना है, अलग अलग सेक्शन को कैसे कवर करना है। बिकॉज हमें एक बहुत बड़े लेवल की प्रिपरेशन नहीं करनी है, बहुत बहुत एक एंट्रेंस एग्जाम ही क्रैक करना है, हमें एडमिशन ही पाना। तो बहुत कम मेहनत में भी अच्छा आउटपुट निकाल सके, तो इसके लिए जीके जीएस के लिए अगर आप कुछ बताना चाहें। जीके जीएस का भी क्या है ना कि मतलब देखेंगे आप सिलेबस तो बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है इन्होंने, एनटी वाले ने, सीटी वाले ने। तो उतना पूरा कवर कर पाना तो मुझे नहीं लगता कि मतलब क्या ही कोई कवर कर पाएगा। लेकिन फिर भी जैसे आप देखेंगे ना, ट्रेड अवेयरनेस है, तो यहाँ पे ट्रेड अवेयरनेस है, स्पोर्ट अवेयरनेस है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देखिए कि उस टॉपिक से रिलेवेंट जो करंट अफेयर है, मतलब जो बीते पिछले महीने हैं, 6-7 महीने, उसमें से जो देख लीजिए जो रिलेवेंट टॉपिक है उसको आप पढ़ लीजिए एक बार, और उसके बाद जो बेसिक आपका आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं जीके, जो आप अगर चाहें तो, या पतली वाली लूसेंट आती है उससे भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि जीके का टॉपिक, जीके का पूरा सिलेबस कवर करना अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क होता है। तो कहीं न कहीं ये कहें कि रमन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और उसके बाद जो आपने बताया कि लूसेंट देख लें, लूसेंट अपने आप में ही बहुत बड़ा है। लेकिन लूसेंट एक पतली वाली भी आती है, आप अगर उससे करेंगे ना तो आपका हो जाएगा। तो कहीं न कहीं जीके जीएस के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। इक्कीस, और अगर आप करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर में क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, मतलब 5 से 7 आते हैं क्वेश्चन करंट अफेयर के, जिसमें से 2-3 अगर छोड़ दिया जाए तो 4-5 करने लायक होते हैं। अगर आपने अभी पिछले 6 महीने के अच्छे से करंट अफेयर पढ़े हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बना पाएंगे, और मतलब 5-6 क्वेश्चन तो मैटर करते हैं। तो अभी हमने कुछ समय पहले जो है वो एक प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का पेपर ही जो है वो एनालाइज करके अपलोड किया हुआ है। उसमें हमने बताया भी है कि जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था मार्च 2024 में, और जो करंट अफेयर पूछे गए थे वो सितंबर तक के पूछे गए थे, उससे पीछे के नहीं पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं आपका भी जो 2025 में एग्जाम होने वाला, अगर हम ये मान के चले कि मार्च में एग्जाम होगा, तो आपको सितंबर 2024 से स्टार्ट कर देना होगा, एटलीस्ट कम से कम सितंबर 2024 से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद आप जब एग्जाम होने वाले मार्च में, तो फरवरी में एटलीस्ट कम से कम 1 महीने पहले तक का आप पढ़ के जाइए। यानी अगस्त सितंबर से स्टार्ट करिए, और जब तक एग्जाम होने वाला उससे 1 महीने पहले तक आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए। आसानी से आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, आपका हो जाने वाला काम, बहुत इससे अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें, कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, और कई बार कई ऐसे भी स्टूडेंट्स मिले जिनके लिए कंप्यूटर बिल्कुल भी नया था, उनको कभी लैपटॉप पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कंप्यूटर के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए, और कुछ एनी क्लूज एट ऑल कुछ भी हो तो? पता है, जब मैंने सिलेबस देखा तो मैंने देखा इसमें कंप्यूटर का सेक्शन है। मैंने सोचा कि मुझे कंप्यूटर के बारे में क्या ही करना है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, जो लॉ करने जा रहा है उसको एटलीस्ट कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। और हाँ, अगर आप देने जा रहे हो तो कंप्यूटर के बारे में आपको अच्छी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, एमएस ऑफिस हो गया, एप्लीकेशंस हो गए, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, शॉर्टकट कीज हो गई। तो कंप्यूटर के बारे में आप क्या कर सकते हैं, एक बार आप थ्योरी पोर्शन कहीं से भी यूट्यूब से मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे बहुत चैनल मिल जाएंगे, वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे फोकस करिए, आप प्रीवियस ईयर को देख लीजिए जितने भी हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे देखेंगे, आप डाल देंगे कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, सूटी पीजी को कॉमन क्वेश्चन पेपर गिवन किए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल के रखे हैं ऑलरेडी, बहुत सारे प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। बस ये बात है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस की जरूरत होती है कंप्यूटर के सेक्शन में, क्योंकि थ्योरी थ्योरी पार्ट से आप कितना याद रख पाएंगे। तो ये कहना है कि यूट्यूब से भी आप कवर कर सकते हैं, और बाकी अगर आप कोई बुक मिल जाए, जैसे हमने एक रिकमेंड किया था बुक है अरिहंत की,
जिसको सीजीएल के लिए लोग पढ़ते रहते हैं, तो उस बुक से भी आप कर सकते हो। उसका पीडीएफ हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल, एक पोर्शन कवर हो जाएगा आसानी से। तो उसका हमने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा हुआ। और बाकी इस साल आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, हम बहुत श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग आवर बैचेस। और वो बैचेस बिल्कुल फ्री बैचेस, ऐसा नहीं है वो वीडियो सबके लिए अवेलेबल है, उसके थ्रू भी हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। बट अगेन जितनी भी रिकमेंडेशन आ रही हैं, बड़े एफर्ट्स लगते हैं, बहुत बार टाइम लगता है, तब जा करके हर एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो पाती है। टाइम फिक्स करना, फिर टाइम फिक्स होते होते नेटवर्क की प्रॉब्लम, बहुत कुछ के बाद आज ये डिस्कशन संभव हो पा रहा है, पॉसिबल हो पा रहा है। तो अभी तक हमने कंप्यूटर तक की चर्चा कर ली है। आगे एक सेक्शन आता है लैंग्वेज का। आपने हिंदी अटेम्प्ट किया था या फिर इंग्लिश अटेम्प्ट किया था रमन? मैं आपको सही बताऊं तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ड्यू में आके, लेकिन अभी ठीक है, मैं कर पा रहा हूँ। तो मैंने इसलिए हिंदी हिंदी सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना था कि एंट्रेंस से मेरे मार्क्स कम हो जाए, मेरा एडमिशन हो, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने हिंदी लिया। हिंदी भगवान की कृपा से मेरी बहुत अच्छी थी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैंने प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त की थी। आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, मोटी सी होती है, लेकिन हाँ आपको उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप उसको अगर पूरा कवर कर लेते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मिल जाएगी आपको। उसके बाद अगर जो भी हिंदी मीडियम से है, तो आप अगर उस बुक के सारे क्वेश्चन हिंदी की प्रैक्टिस कर लेता है, तो उसे हिंदी में कोई घबराने की बात नहीं, उसका हो जाएगा। हाँ, तो इनके तरफ से रिकमेंडेशन है आदित्य पब्लिकेशन की। हमने भी पिछले एक वीडियो में जब पल्लवी स्मिथ एक लड़की थी, लड़की नहीं मतलब स्टूडेंट, इन सेंस में कि उनके साथ एक लड़की ही है, मतलब शी इज अ फीमेल स्टूडेंट, एंड व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद हर, उनका भी जो रिकमेंडेशन था कि जो है वो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन के लिए जा सकते हैं, फिर लूसेंट पब्लिकेशन के। तो इनका रिकमेंडेशन है रमन का कि आप जो है वो हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन के साथ जाइए। तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक अच्छी खासी व्हाइट कलर की बुक आती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो व्हाइट कलर की बुक है, वो एनफ है। क्या है, वो लूसेंट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कम मिलेंगे। आदित्य पब्लिकेशन में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाते हैं, तो उससे आपका आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी रहेगी, जितने ज्यादा हैबिचुअल आप रहेंगे, आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा एग्जाम में। तो प्रैक्टिस के सेंस में जाए तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन थोड़े आदित्य पब्लिकेशन में ज्यादा है, तो आपको आदित्य पब्लिकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। और लूसेंट की तरफ अगर आप पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आदित्य पब्लिकेशन टाइम मिले तो आप करके जाइए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो हमने मैथ्स के बारे में बात कर ली, रीजनिंग के बारे में बात कर लिया, जीके जीएस डिस्कस कर लिया है, कंप्यूटर के बारे में बात कर लिया, लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश रमन का नहीं रहा है, बट अगेन रमन ने अभी कहा कि इंग्लिश के लिए थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, बिकॉज इफ यू विश टू परस्यू लॉ, तो आपके लिए अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, इसलिए आप जरूर अंग्रेजी की तरफ, इंग्लिश की तरफ आगे बढ़िए। अदरवाइज लॉ में आना एंड विदाउट इंग्लिश बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। और एक बात और भी, बड़ा विरोध हुआ था, बहुत सारे लोग इसका जब वो इसके अगेंस्ट में थे कि कंप्यूटर शुड नॉट बी देयर इन द एग्जाम। बट अगेन लॉ में बहुत कंप्यूटर का यूज है, बहुत सारी चीजें हैं आज टेक्नोलॉजी के थ्रू। जब आप रिसर्च पेपर जो है वो खोजते हैं, उसके बाद टाइपिंग, हर एक जगह पे जो रिसर्च पेपर है, आर्टिकल है, सारी चीजें टाइपिंग से आ रही हैं। तो बेसिक्स आप जानिए, ऐसा कुछ बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जितना मैं भी पेपर में अपियर हुआ हूँ, बाकी रमन आपका भी एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारे और भी लोग अपियर हो, तो सबका एक्सपीरियंस है कि बेसिक इंग्लिश इंग्लिश भी आनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी ही चाहिए। तो ये रही बात है एग्जाम सिलेबस की। बाकी रमन कुछ और भी बातें अगर हम करें तो ये था कि कुछ बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने, मुझे याद है कि पहले बीच एलएलबी सेलेक्ट किया, फिर डीयू एलएलबी सेलेक्ट किया, फिर आपने बीच में मुझे मैसेज किया था कि नहीं अभी हमने भी अपना जो सीट है वो भी विड्रॉ करा लिया बीएचयू से, बिकॉज आपने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि आप सीट जो है वो बेकार नहीं करी, बर्बाद नहीं करी, वो सीट आप किसी और को मिल जाएगी। तो थैंक्स रमन, आपने बहुत अच्छा काम किया था। लास्ट में एक बात और भी मैं ऐड करना चाहूंगा या फिर पूछना चाहूंगा, एक से दो क्वेश्चंस मेरे और होंगे। जैसे आप यूजी में होते हैं तो आपके क्लासेस भी होती हैं, मैंने स्टूडेंट्स आर देयर जो क्लासेस अपीयर होते हैं और उसके बाद उनके सेमेस्टर के एग्जाम भी लिखने होते हैं, और उसी टाइम उनको जो है वो सेमेस्टर के एग्जाम के साथ साथ अपने सीयूटी के एग्जाम भी देने होते हैं। अब वो कैसे टैकल करना चाहिए, कितने आवर्स की स्टडी की जरूरत पड़ती है, कितने घंटे पढ़ेंगे तो काम हो जाने वाला है, या फिर क्या कुछ शेड्यूल होना चाहिए, इस पर अगर आप कुछ बता पाए, बिकॉज ये बहुत मेजर और बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के बीच में। जैसा कि आपने अभी बोला कि जिस टाइम आप सीयूटी की प्रिपरेशन करते हैं, उस टाइम आपका एग्जाम भी होता है कॉलेज सेमेस्टर। तो उस टाइम मेरे भी एग्जाम चल रहे थे, और हम लोग में क्या था कि जो प्रीवियस सेमेस्टर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का होता है, जो ऑड सेमेस्टर होता है वो
डिस्क्रिप्टिव मतलब उसमें आंसर लिखने होते हैं। तो उस टाइम मेरा 5वें सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था, तो उस टाइम डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में मुझे पढ़ना होता है। तो उस टाइम मैं क्या करूँ, मतलब मैं उस टाइम पढ़ रहा था, अच्छा खासा पढ़ रहा था और टाइम मुझे मिल नहीं रहा था, फिर भी मैंने टाइम मैनेज किया और साथ में दोनों चीज़ें मैं कर ली। हो जाएगा, इतना भी कुछ हार्ड नहीं होता। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो रमन का ये कहना है कि अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे भी अगर आप अलग से निकाल पाएँ सीयूईटी के लिए, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। यही जो था अप्रोच लास्ट के हमारे आप आपको ये ध्यान देना होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको क्या सेमेस्टर का एग्ज़ाम में टॉप करना है या फिर आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम निकालना है? मेरी तो प्रायोरिटी थी मेरा एग्ज़ाम सेमेस्टर का एग्ज़ाम बस हो जाए और उसके बाद मेरी मेन प्रायोरिटी थी कि मेरा सीयूईटी में मेरा पेपर अच्छा रहना चाहिए, मेरा एडमिशन होना चाहिए। मेरी मेन प्रायोरिटी तो यही थी। तो ओवरऑल अगर ये कहें तो सीन ये है कि अगर आप दोनों को टाइम देते हैं, एक शेड्यूल बना करके चलिए और अच्छा खासा अगर टाइम देते हैं, डेडिकेटेड टाइम देते हैं, डिसिप्लिन वे में रहते हैं, तो आपके सेमेस्टर एग्जाम भी ठीक ठाक होने वाले हैं और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी अच्छा खासा होने वाला है। 2 से 3 घंटे आई थिंक इट्स एनफ। इससे अधिक की बहुत जरूरत नहीं है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चंस थे। बाकी और भी जो कुछ क्वेश्चंस होंगे रमन, आई विल बी टेक्सटिंग यू और कुछ ऐसा पूछा जाएगा। बाकी अगर जो बुक आएगी, नाम अगर याद आता है तो एक बार उसको आप बता दीजिएगा। जो अरिहंत की बुक आपने बताई थी, जो पतली सी बुक है रीजनिंग के लिए, तो उसको हम यहाँ कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जिससे कि जो भी लोग चाहते हैं वो उसको देख लें एक बार और उससे कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चंस। इससे अधिक हमें कुछ और नहीं लगता है कि हमें और डिस्कस करने की जरूरत है। और भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे रमन, तो आई विल श्योरली टेक्स्ट इट टू यू। हम आपके पास भी भेज रहे होंगे और उसके साथ साथ जो है वो कोई और भी अगर गूगल मीट ऑर्गेनाइज कर पाए तो 4 5 10 मिनट की, ज्यादा नहीं, तो उसको भी ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो जब भी ये इन्फॉर्मेशन, हाँ, लास्ट में बस एक बहुत जो है वो कह सकते हैं कि बहुत ऑनेस्ट रिव्यू हम चाहेंगे कि वेदांकुल ने आपको कैसे हेल्प किया या फिर क्या रोल है। अगर कुछ हेल्प किया तो प्लीज बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हमारे बारे में कोई बहुत ज्यादा ऐसे बोल दे और कुछ हेल्प मिली हो तो, अदरवाइज कोई नहीं। अब इसमें मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं मेरे पास। मतलब कभी कौन-सी क्वेरी आ जाती थी, कभी क्या करना है, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो पर्टिकुलरली सीएस एएस में या फिर बीएचयू का जो पोर्टल होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ। अब मैं नहीं चाह रहा था कि साइबर कैफे वाले के पास कि मैं मेरा मेरा अप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा उसके ऊपर थोड़ी ना भरोसा है। तो मैं सारी चीज़ें अपने से करता था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। मैं क्या करता था, मुझे फाइनली लकीली आपका चैनल मिल गया था और टेलीग्राम से मैं जुड़ गया था। उसके बाद जो भी डाउट होता था, आप लोग एडमिन थे, मैं क्या करता था, सिंपली ग्रुप में टेक्स्ट कर देता था या आप लोग को पर्सनली टेक्स्ट कर देता था। तो टाइमली आप लोग रिप्लाई कर दिया करते थे और बहुत अच्छे से रिप्लाई किया करते थे। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए किसी को। तो ये थी बाकी इनकी बहुत ऑनेस्ट रिव्यूज। बाकी लास्ट में बस ये पूछना चाहेंगे, उससे पहले थैंक यू वेरी मच जो भी आपने बहुत ऑनेस्टली बताया है। एक बात और भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, या कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो बस वही सोच हम लोगों को जो भी काम करते हैं हम उसके लिए मोटिवेट करती रहती है। और आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 2 4 शब्द सुन के बहुत अच्छा लगता है। बाकी लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो अभी 2025 में अपीयर होना चाहते हैं? आपके लास्ट वर्ड्स क्या होंगे उनके लिए? कुछ अगर आप स्पेशल सजेशन या फिर कुछ और बताना चाहें उनके लिए, पर्सनल सेशन आपका क्या होगा? आप अगर निकालना चाहते हो तो आपका हो जाएगा, बस लगे रहिए डेडिकेशन के साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, चाहो कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच रमन फॉर गिविंग सम टाइम टू अस। और अगेन, शायद जहां तक मुझे पता है रमन, बीएचयू एलएलबी में तो इस बार आप टॉपर थे। आज मैं ये डिक्लेयर कर दे रहा हूँ बिकॉज यू वर ऑन द फर्स्ट पोजीशन। जो ऑफिशियल लिस्ट आई थी उसमें आप फर्स्ट पोजीशन पे थे। डीयूएलएलबी के बारे में कोई लिस्ट आती नहीं है, सो उससे कुछ पता नहीं चल पाता। वहां भी आपका अच्छा खासा पोजीशन रहा होगा। तो एक्चुअली एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, डीयूएलएलबी में शायद इधर मेरी रैंक 5वीं है, उसके बाद मुझे महासमुंद हॉस्टल भी अलॉट किया गया है यहाँ पे। और ठीक है, यहाँ भी ठीक है। और बाकी मेरा जो ड्रीम था, मेरा ड्रीम कॉलेज तो बीएचयू ही था। अब कुछ सर्कमस्टांसेस जो परिस्थितियाँ थी मुझे यहाँ पे ये आई, और मैं ठीक है, यहाँ पे भी ठीक ही है। बाकी बीएचयू मेरा ड्रीम प्लेस था। रमन, जो भी है, वट एवर इट वॉज, आपको दोनों मिला। यू आर वेरी मच लकी कि आपको
कहते हैं ना कि दोनों चीजें मिली एंड यू वर इन अ पोजीशन टू चूज वन ऑफ देम। आप एक ऐसे पोजीशन में थे जहां पे दोनों में से किसी एक को चूज कर पाए। तो इससे अच्छा कोई पोजीशन होता नहीं है जब आपके पास ढेरों ऑप्शंस होते हैं। आप किसी मजबूरी में नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी को चूज किया, आपने आपने अपनी स्वेच्छा से चूज किया, कुछ कंडीशंस जो भी रही। बट ऑल द बेस्ट टू यू। आप जो भी करेंगे लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, ऐसी हमारी पूरे वेदांतपुर टीम की उम्मीद है। और बाकी हम सब अब तो पता चला कि अल्टीमेटली ऐसा भी लगा कि अब तो मतलब एक कहते हैं कि हमारे पुराने बैचमेट रहे, फिर उनसे भी आपकी कांटेक्ट, तो कहीं ना कहीं पूरा सिचुएशन ही क्रिएट हो गया और काफी ज्यादा जो है वो अब तो मतलब हम लोग बिल्कुल हमेशा जुड़े ही रहेंगे। और जब भी आप बीएचयू आइए तो जरूर मिलते हैं, और डीयू आते हैं तो हम भी आपसे जरूर मिलते हैं। तो बिल्कुल बस ये था आज के इस सेशन में। मिलते हैं किसी और वीडियो या किसी और इंटरेक्शन के साथ आपके साथ। रमन, इट वाज वेरी नाइस टू यू टू इंटरेक्ट यू। थैंक यू वेरी मच रमन, थैंक यू सो मच।